हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से अभी एक सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, करीब 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, जो कि यूपी ट्रिपल पैट और आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही एक इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, उसके भी 2 वीडियोस आ चुके हैं। और उसी सीरीज़ में, उसी क्रम में एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूँ मैं, और यह है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। तो यहाँ विश्व का भूगोल का जो जीएस पॉइंटर आता है ना, उसमें 1 लाइनर्स दिए होते हैं, क्योंकि 1 लाइनर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है वनडे एग्जाम में, स्पेसिफिकली जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 1 लाइनर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो हम विश्व का भूगोल देखेंगे। क्या है ये? सामान्य भूगोल के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है महाविस्फोट सिद्धांत, मींस बिग बैंग जो थ्योरी है वो संबंधित है। किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। मतलब क्या है? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हिंदी में है पॉइंटर्स, बट मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत रिलेट करते हुए चलूँगा। तो बिग बैंग थ्योरी जब भी क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको देखना है कि वो ऑप्शंस कौन सा है जिसमें लिखा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसका आंसर क्या है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रहेगा। ओके, देन मूव टू द सेकंड टॉपिक और द सेकंड पॉइंट। महाविस्फोटक सिद्धांत मींस बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, वो किसने दिया था? वो है जॉर्ज लेमेंथेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंथेयर ने। जॉर्ज लेमेंथेयर ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथेयर ने सिद्धांत को दिया था। देन थर्ड पॉइंट, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, वह कौन सी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है? तो वो है मंदाकिनी, जिसे आकाशगंगा भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला बोलते हैं इसे। ठीक है, देन आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है उसका शेप कैसा है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कैसे वर्गीकृत की गई है? तो वो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। कैसी? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। देन ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाता है। हम कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन उसमें आ जाएगा कि व्हाट इज कॉस्मिक ईयर, और 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा सही है। उसमें आपको देखना होगा कि सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय, जब सूर्य गैलेक्टिक सेंटर्स की एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कॉस्मिक ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो जो हमारी जो मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है, उसकी एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो वो है 22 से 25 करोड़ वर्ष। कितना है? 22 से 25 करोड़ वर्ष है, 22 से 25 करोड़ वर्ष। दूसरा, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, क्या होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण। जब तारों का मतलब स्टार की जब फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हुई है? तो वो उसमें प्रोटोस्टार पहले बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटोस्टार पहले बनते हैं। सबसे पहले प्रोटोस्टार्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोटोस्टार्स की फॉर्मेशन पहले होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। जब स्टार्स बनते हैं उसमें से प्रोटोस्टार्स की फॉर्मेशन पहले होती है। तारे का रंग सूचक है, तारे का जो रंग सूचक है उसके ताप का। जो तारा का जो रंग होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके ताप पर, उसके टेम्परेचर पर। किसके? उसके टेम्परेचर पर। ठीक है, देन वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। वह कौन सी सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? वो है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तारों के कारण घटित आकाशीय प्रकटन है, क्या है? वो कृष्ण वेबर है। क्या है? कृष्ण वेबर है, कृष्ण वेबर है। कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं, का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। जो ब्लैक होल का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है? तो ब्लैक होल का जो प्रिंसिपल है वो दिया है एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया है? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का प्रिंसिपल दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया होगा, लाइक इस क्वेश्चन में देखो ये स्टेटमेंट है कथन ए, और ऐसे करके एक और कथन दिया होगा लाइक दिस, कथन आर। तो 2 कथन दिए, कथन ए दिया है, कथन आर दिया है, जिसे बोलते हैं असर्शन और रीजनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पढ़ना है, देन उसके बाद आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब जैसे इसमें क्या है? कृष्ण छिद्र मतलब जो ब्लैक होल है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। मतलब जिससे कि हम जो टेलीस्कोप्स हैं ना, ब्लैक होल को मुझसे भी नहीं देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। इसका रीजनिंग क्या कह रहा है? कारण क्या है इसका, क्यों नहीं देख सकते हैं हम? तो उसने बोला कि कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल है पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ब्लैक होल पर बहुत ज़्यादा होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। मतलब प्रकाश भी वहाँ से नहीं निकल सकता है। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अराउंड द ब्लैक होल कि जो प्रकाश है वो भी वहाँ से पास आउट नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम ब्लैक होल को टेलीस्कोप से नहीं दे सकते हैं। तो इसमें दोनों ही असर्शन और रीजनिंग मतलब कथन
और कारण दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, कथन का। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ब्लैक होल क्या है, एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है, क्या कारण है भाई, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, किसी भी रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं आने देता है ब्लैक होल। उसका कारण क्या है, हाई डेंसिटी। क्या है, हाई डेंसिटी उसका कारण है। जो बहुत उच्च जो घनत्व है, वेरी हाई डेंसिटी, बहुत उच्च घनत्व की वजह से ब्लैक होल रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा है क्या है, एक मृत प्राय तारा। ये एक तारा है जो कि मर चुका है, मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है, अंतरिक्ष में कितने कॉन्स्टलेशंस हैं, मतलब कितने ज़्यादा कॉन्स्टलेशंस हैं, तो वो हैं 88। कितना, 88 कॉन्स्टलेशंस हैं अंतरिक्ष में। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एंड भंगर तारा आदि हैं। क्या हैं ये, जैसे पल्सर के बारे में हमने सुना होगा, क्वासर के बारे में सुना है, भंगुर के बारे में सुना है, कृष्ण विवर के बारे में सुना। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये खगोलीय वस्तुएं हैं। तो कभी स्टेटमेंट में आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर और भंगुर तारा क्या है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है खगोलीय वस्तुएं हैं ये। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष में ब्रिटल स्टार मतलब कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र कहलाता है, क्या, नक्षत्र कहलाता है। तो याद रखना कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। हबल टेलीस्कोप, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं, ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, तो जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप है उसने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। इस तारे का नाम क्या है, तो वो है बीटलक्यूस। क्या नाम है उसका, बीटलक्यूस नाम है उसका, बीटलक्यूस नाम है। क्या नाम है, बीटलक्यूस नाम है। ओके, देन सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है। सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है, तो वो पृथ्वी का है। कितना है, पृथ्वी का कितना माध्य घनत्व है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का माध्य घनत्व सबसे ज़्यादा है सारे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं उनमें। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि पृथ्वी और सूर्य, मतलब हम यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं, पृथ्वी से हम सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई अगर अंतरिक्ष यान व्यवस्थित है, स्थित है, उसमें बैठे व्यक्ति क्या दिखाई पड़ेगा उसे, आकाश एकदम स्याह काला दिखाई देता है उसे। कैसा, आकाश एकदम काला दिखाई देता है, और तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तारे, और आकाश स्याह रूप में दिखाई देता है। ये भी पता होना चाहिए। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है, तो जो पृथ्वी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो लोहा जो है वो 35% है पृथ्वी के अंदर, 35% है। ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है। तो याद रखना, लोहा है जो वो है 35%, उसके बाद है ऑक्सीजन है उसके बाद, और उसके बाद क्या है आपका, सिलिका है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन प्रकाश वर्ग इकाई है, जो हम लाइट ईयर बोलते हैं, वो किसकी इकाई है, लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ग में होता है, एक प्रकाश वर्ग में कितना होता है, कितना मीटर होता है, तो वो है 9.461 10 to 15 मीटर। तो कितना एक प्रकाश वर्ग में कितना होता है, कितना मीटर होता है, तो वो 9.461 10 to 15 9.461 10 to 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ग में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारे के मध्य की अगर दूरी आपको ज्ञात करनी है उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई है प्रकाश वर्ग, प्रकाश वर्ष। मतलब लाइट ईयर से हम जो स्टार्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइट ईयर से हम उसे मेजर कर सकते हैं। देन यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज में लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। किस पे होता है वो, विषुवत रेखा पर होता है। अगर कोई भी पर्सन प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत देखता है, लंबवत करके उसे देख रहा है, तो वह किस पोजीशन पर अवस्थित होगा, तो वो विषुवत रेखा पर अवस्थित होगा। जिस तारामंडल के तारों ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, किसकी तरफ, ध्रुव तारे की तरफ जो संकेत करते हैं वह कौन है, वह सप्तऋषि हैं। वो क्या हैं, वह सप्तऋषि हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक को आज ही लेते हैं या फिर कल डिस्कस करें, देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है सौरमंडल, तो हम उसको भी आज ही ख़त्म कर लेते हैं। लेट्स मूव। सौरमंडल का भाग नहीं है, क्या भाग नहीं है, तो ऐसा कभी स्टेटमेंट आ जाएगा कि जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट कौन नहीं है। उसमें कुछ जो नाम होंगे, इसमें अर्थ, मार्स, वीनस सब दे रखा होगा। उसमें एक स्टेटमेंट होगा लाइक जो कि बैग है, मतलब जो चीज़ होनी नहीं चाहिए वो होगा। तो उसमें निहारिका जो है वो क्या सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले किसने बोला कि जो सूर्य है वो सेंटर पे है एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट, कि जो सन है इज़ एट द सेंटर एंड द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया, वो कॉपरनिकस ने दिया। किसने दिया, वो कॉपरनिकस ने ये प्रिंसिपल को दिया था। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण हुआ था। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था, ये हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। मतलब कितना टाइम पहले, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। क्या है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। कितना है, 8 है। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी। पहले इसमें प्लूटो भी हुआ करता था, उसको अभी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने इसको प्लूटो को एज ए प्लानिट मानने से और एज ए ग्रह मानने से अभी रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि वो अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एज ए प्लानिट डिक्लेयर करने के लिए, तो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से उसको बाहर कर दिया गया है। तो 8 अभी प्रेजेंट में हमारे ग्रह हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट पे आओ, जिसमें है कि सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में हैं, कौन कौन है, तो वो है उसमें तुम्हारा बृहस्पति है और शनि है। ग्रह और सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो एक हमें ये क्रम जो पता होना चाहिए इसको, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद मार्स के बाद आता है मार्स के बाद जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन से ग्रह आ जाते हैं, आप बताओ कौन कौन ग्रह आ जाता है सूर्य पृथ्वी के बीच में, तो वो है बुध और शुक्र ऑब्वियसली। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। तो ये सारी पोजीशंस जो है ना ग्रह की, वो आपको पता होना चाहिए। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अप्रकाशमान होते हुए भी ग्रह चमकते हैं, मतलब ग्रहों में क्या है कि कोई लाइट नहीं है, स्टिल दे एक्चुअली लुक लाइक दे आर ब्राइटनिंग, दे आर स्कैटरिंग, तो उसके बाद भी वो चमकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, अब इसमें से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है तो वो उसमें मरकरी है हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो आपका बृहस्पति है, मतलब वो आपका जुपिटर है। सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, तो पहले मरकरी है पहले पे, दूसरे पे कौन है, वीनस है, मतलब शुक्र है। ठीक है, सूर्य के निकटतम जो ग्रह हैं वो कौन सा है, वो मरकरी है, मरकरी सबसे पास है। ठीक है, सूर्य का मंदतम गति वाला ग्रह जो सबसे धीरे धीरे करके मूव करता है वो वरुण है। क्या है, वो वरुण है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है, मतलब आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके सबसे छोटा है, ऐसे करके हमें आपको अवस्थित करने हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति है, सेकंड नंबर पर शनि है, मतलब सैटर्न है, उसके बाद दूसरे पर यूरेनस है और उसके बाद पृथ्वी आता है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, और कहाँ कहाँ मिलेंगी आपको, बृहस्पति पे मिलेंगी, शनि पे मिलेंगी, मंगल ग्रह पर मिलेंगी। गोल्डीलॉक जॉन, आपने एक नाम सुना होगा गोल्डीलॉक जॉन, कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि गोल्डीलॉक जॉन क्या है। शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएँ, मतलब जो रीजन लाइबल है, मतलब जहाँ रहने योग्य जो रीजन है ना, आवासीय जो क्षेत्र है, उसको गोल्डीलॉक जॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम गोल्डीलॉक जॉन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित करना है। तो यूरेनस जो है जैसे ग्रह है, इसमें ग्रह कौन सा है, तो ऑलरेडी वो मैच्ड हैं, ऑलरेडी मैच हैं ग्रह। इसमें क्या है, यूरेनस है। उपग्रह क्या है, मतलब जो सेटेलाइट है वो चंद्रमा है आपका। अब इसमें आ जाए पुच्छल तारा। पुच्छल तारा कौन सा है, तो वो हेली जो है, हेली एक पुच्छल तारा है। हेली एक क्या है, एक पुच्छल तारा है। ठीक है, हेली एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, मतलब आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट है वो क्या है, मेराइनर।
मेराइनर ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, जिसमें हमने सौरमंडल देखा और उसके साथ साथ हमने ये जो ब्रह्मांड है इसको देखा। ऐसे ही हम आगे अपने इस ज्योग्राफी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और आप देखते रहिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू दोस्तों।